नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे किसानों की, क्योंकि दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। यह आंदोलन अब और भी तेज होने वाला है। 12 दिसंबर यानी कि आज से किसानों ने यह आह्वान किया है कि आंदोलन को दिल्ली में तेज किया जाएगा और किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक मोर्चेबंदी का भी प्लान बनाया है। सभी टोल नाकों को भी फ्री करने का आज आह्वान किया गया है और इसके अलावा सरकार पर दबाव बनाने के लिए आगे की रणनीति भी तैयार है। किसानों ने हाईवे बंद करने, फिर से रेलवे ट्रैक बाधित करने की भी चेतावनी दी है और आगे की रणनीति के तहत किसानों ने 14 दिसंबर से जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी और सरकारी कार्यालयों को भी घेरने का प्लान बनाया है। का ये आंदोलन जो है वो जारी है। दिल्ली में किसान लगातार पहुंच रहे हैं और किसान नेताओं ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि दिल्ली में अभी तक जिन सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, उनके अलावा जो रास्ते खुले हैं उनको भी रोकने का, उनको भी बाधित करने का आह्वान किसान नेताओं ने किसानों से किया है। और किसान बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से, देश भर से किसान जो हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके और इन तीनों कृषि से संबंधित कानूनों को रद्द करवाया जा सके। हालांकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं किसानों को, लेकिन किसानों ने उन्हें खारिज कर दिया है और लगातार बातचीत भी चल रही है कि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत का जो सिलसिला है वो जब तक किसान चाहें तब तक जारी रहेगा। किसानों की लगभग सभी मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील बार बार केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जो है वो कृषि मंत्री के अलावा भी अलग अलग जो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो भी तमाम किसानों से अपील कर रहे हैं कि अपने आंदोलन को खत्म कर दें। लेकिन किसान केंद्र सरकार की जितनी भी अपीलें हैं उनको खारिज करते हुए आगे की रणनीति बना रहे हैं, आंदोलन को उग्र बना रहे हैं और लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने आंदोलन को तेज करें और दिल्ली में और भी ज़्यादा संख्या में किसान पहुंचें। सभी सीमाओं को सील करने की अपील किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का भी आह्वान किया गया है। समय भी निर्धारित कर दिया गया है। 12 दिसंबर यानी कि आज से आज जो टोल नाके हैं उनको फ्री, उनकी घेराबंदी का भी आज ऐलान किया गया। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके की तैयारी किसानों की तरफ से जिस तरीके से आज ऐलान किया गया था? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करेंगे किसानों की, तो किसान अभी भी सरकार के सामने टस से मच नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधी सीधी मांग है, जब तक ये किसान किसी कृषि कानून वापस नहीं होगा वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को झुकाने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। मगर बात करें आज की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आज 12 दिसंबर है और 12 दिसंबर को उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे दोनों को बंद किया जाएगा, यानी कि उनको बाधित किया जाएगा, जहाँ तक कि जो देश के पूरे जो टोल टैक्स है उनको भी आज फ्री किया जाएगा। अगर टोल टैक्स फ्री होते हैं किसानों की वजह से तो सरकार को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं उस नुकसान की भरपाई किसान सरकार को कैसे करेंगे ये उनकी सिरदर्दी बनेगी। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर आज इसके अंदर के किसान सफल हो जाते हैं, यानी कि टोल टैक्सों को फ्री कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो नुकसान होगा उससे एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे ही उन्होंने 14 तारीख के लिए अपील की हुई है कि 14 तारीख को भी वो पूरा भारत बंद कर सकते हैं, यानी कि हर राज्य को बंद करने की कोशिश की जाएगी और हर राज्य के अंदर प्रदर्शन करने की कोशिश की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा है, केंद्र सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं करेगी या कानून वापस नहीं करेगी वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर सरकार की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि हमने प्रस्ताव दे दिया है, यानी कि उनको जो सुझाव दिए थे वो दे दिए हैं, यानी कि जो कानून के अंदर बदलाव करने थे वो उनका भी प्रस्ताव दिया है। मगर किसानों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं है सरकार के लिए कि वो इस प्रस्ताव से मंजूर सहमति हैं या फिर आगे के इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। मगर दोनों का जो बीच की बात और जो कह सकते प्रक्रिया थी वो फिलहाल बंद है, क्योंकि
कोशिश यही है कि सरकार किसी तरीके से किसानों को हटा सके और किसान सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, किसान नेताओं ने इस बारे में क्या कुछ कहा है? जो प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को मिला था, उसमें क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ उनकी मांगे थी जो नहीं मानी गई? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसानों की बात करें तो किसान अभी भी उसी बात पड़े हुए हैं, क्योंकि कानून उन्हें वापस चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जो एमएसपी के लेकर जो उसमें प्रस्ताव में दिया गया है कि उसको हम छेड़ेंगे नहीं, और जो जो समझौता हो सकता है, यानी कि जो उसमें बदलाव हो सकते हैं वो करेंगे, ताकि किसानों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो नहीं होंगी। मगर अभी भी किसान संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है और फॉर्मेलिटी के अलावा उनको उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। मगर लगता है कि जो कानून है उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा, सिर्फ समझौते के लिए, इनको बैक करने के लिए इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर ये प्रक्रिया कामयाब हो जाती तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होता, और नुकसान किसान अभी पीछे हटना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनका आंदोलन करने के कमजोर करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, और वही कोशिश की भी जा रही है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया, कल कृषि मंत्री ने जो कहा कि जो ये किसान नहीं है, ये दूसरी मांगों को आवाज उठा रहे हैं, यानी कि जो पोस्टरबाजी के जो खबरों में चला है, वो कहीं ना कहीं एक कोशिश ये की जा रही है कि लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बन सके, मगर सरकार भी उस प्रेशर को हल्के में लेने की कोशिश कर रही है, और किसानों का जो आंदोलन है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि किसान आंदोलन को खत्म कर दें, क्योंकि दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान लगातार डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, किसान बेशक बातचीत के लिए तैयार है, कि सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है, मगर जितनी भी 6 वार्ता जो हुई हैं उसके अंदर सारी 6 की 6 वार्ता जो है वो विफल रही है, यानी कि बेनतीजा रही। तो कहीं ना कहीं किसानों को लगता है कि अगर कि सरकार हमसे बात करना चाहती है वो बात करे, मगर जब तक वो पीछे कानून को नहीं वापस लेगी वो इसी तरीके से अड़े रहेंगे। और सरकार भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, आइए बैठ के बातचीत कीजिए, जो भी समझौता हो सकता है वो हम करेंगे, और जो प्रस्ताव हमने दिया है वो आप लोगों के हिसाब से बिल्कुल जायज है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर अभी भी किसान उसी बात पड़े हुए हैं कि हम नहीं पीछे हटेंगे, नहीं तो हम इसी तरीके से प्रदर्शन को और उग्र करेंगे, और लगातार पूरे देश के अंदर चक्का जाम करने की कोशिश की जाएगी। अगर चक्का जाम करने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। और इसीलिए आज जो 12 दिसंबर को जो कह सकते हैं रोड हाईवे को बंद किया जा रहा है, या फिर टोल को फ्री किया जा रहा है, उससे दिल्ली की जनता को जरूर परेशानी होगी, मगर सरकार को भी फर्क पड़ने वाला है। अगर सरकार को फर्क पड़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार निर्णय लेगी, और शाम तक होते होते शायद बातचीत का दौर फिर दोबारा से शुरू हो सके। जी बिल्कुल, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? क्योंकि अब तक जितने दौर की बातचीत हुई उसके बाद अभी तक बातचीत का किसी भी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव फिर से भेजा जाएगा या फिर किसानों की तरफ से कोई मांग सरकार से की जाएगी? देखिए, एक चीज तो गौर करनी होगी, जिस तरीके से 8 दिसंबर को देश किसानों ने भारत बंद किया था, और उसको शाम होते होते सीधे अमित शाह ने निमंत्रण दिया था कि आइए और आपको बैठ के बातचीत कीजिए, यानी कि शाम होते होते कहीं ना कहीं बातचीत का जो दौर था वो एकदम सामने आ चुका था। मगर बात करें आज की, तो आज भी शायद किसानों का जो प्रदर्शन है, अगर उसमें कहीं ना कहीं ठोस परिणाम नजर आते हैं तो सरकार शायद शाम होते होते दोबारा से बातचीत के लिए राजी होगी, और कहीं ना कहीं किसानों को बुलाने की कोशिश की जाएगी। अगर शाम तक ये रिजल्ट आ जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये स्पष्ट हो जाएगा, सरकार अभी भी बातचीत के लिए तैयार है, और किसानों की जो उम्मीद है थोड़ी बहुत उनको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जी तमाम जानकारी देने के लिए राजीव बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसान जो है वो अपना आंदोलन कर रहे हैं और इन आंदोलन पर ही अब राजनीति भी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों को एमएसपी पर आश्वासन दिया है कि अगर वो किसानों को एमएसपी का भरोसा नहीं दिला पाए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और सरकार से अलग हो जाएंगे। इस बयान के बाद हरियाणा से कांग्रेस के इकलौते सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि हरियाणा के मंत्रियों की भाषा से साफ है, बीजेपी किसान को कुछ नहीं मान रही तो जेजेपी किसान को मूर्ख मान रही है। उप मुख्यमंत्री ढूंढकर बताएं कि तीनों कृषि कानूनों में कहां लिखा है कि किसानों की फसल एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जाएगी। पहले किसान से विश्वासघात किया, अब उनको गुमराह करने की कोशिश। अभिषेक शिक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, किस तरीके की राजनीति ये किसान आंदोलन को लेकर के हो रही? जी देखिए, जो हरियाणा में किसानों के आंदोलन को लेकर आरोप प्रत्यारोप वाली जो
राजनीति है वो शुरू हो गई है, क्योंकि पहले कांग्रेस की तरफ से या कहीं विपक्ष की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाया गया था कि उनको कुर्सी प्यारी है और वो जवाब दे कि उनको किसान प्यारे हैं कि कुर्सी प्यारी है, अगर किसान प्यारे हैं तो तुरंत इस्तीफा दें। तो उसके बाद काफी लंबे समय के बाद डिप्टी सीएम मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि एमएसपी की जो लड़ाई है उसको मैं लड़ता रहूंगा और जो सरकार का जो मैं हिस्सा हूं वो सिर्फ इसलिए कि ताकि किसानों की एमएसपी खत्म ना हो, और एमएसपी वाली जो आवाज है मैं हमेशा उठाता रहूं, और जब एमएसपी पे खतरा होगा तो उसी दिन मैं सरकार से समर्थन वापस लेते हुए सबसे पहले इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूंगा। तो अब वही जब ये जो बयान जब डिप्टी सीएम का सामने आया तो उसके बाद कांग्रेस ने फिर एक दोबारा जेजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बरगला रही है किसानों को जेजेपी, मूर्ख बना रही है। जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे भी हैं, उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून जो आए हैं उसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र तक नहीं है। तो क्या डिप्टी सीएम ने कानून पढ़े हैं? उन्होंने ये सवाल किया, क्या डिप्टी सीएम ने ये कृषि कानून पढ़े हैं, क्योंकि उसमें एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसलिए जो गुमराह कर रही है किसानों को जेजेपी। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके की राजनीति हो रही है और दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर यह कहा है, यह आरोप लगाया कि पहले विश्वासघात किया किसानों से, यानी कि कहीं ना कहीं उनका जो इशारा है वो इस ओर है कि पहले बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी को ही सपोर्ट कर दिया और अब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। जी बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि पहले जो जेजेपी ने किसानों से वोट मांगे थे, यह कि इस चीज का कहीं भी जिक्र नहीं था कि अगर बीजेपी सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आती तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हमेशा जब चुनावों के दौरान बीजेपी पे हमलावर दिखी जेजेपी, बड़े बड़े आरोप लगाए। तो इसी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि तो जैसे ही बीजेपी को सपोर्ट की जरूरत पड़ी सरकार बनाने में और सरकार का हिस्सा बनने के लिए जेजेपी ने तुरंत उनको समर्थन दिया। तो ये किसानों के हिसाब से एक विश्वासघात है। और वहीं अब बरगलाने वाली बात कर रही है जेजेपी कि एमएसपी खत्म नहीं होने दी जाएगी और एमएसपी अगर खत्म होती है तो इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने यही इसी चीज का अपने ट्वीट के द्वारा जिक्र किया कि एमएसपी का इन कृषि कानूनों में कहीं भी जिक्र नहीं है। क्या कृषि कानून डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पढ़े हैं? तो अगर इस तरह की वो बात कर रहे हैं तो वो बरगला रही है। जी अभिषेक बिल्कुल, केंद्र सरकार हो या फिर हरियाणा की सरकार हो, दोनों ही सरकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो नए कानून आए हैं उनके तहत भी, उनके लागू होने के बाद भी किसानों की जो फसल खरीदी गई वो एमएसपी पर खरीदी गई, मंडियां खत्म नहीं की जा रही, मंडियां ऐसे ही रहेंगी और ऐसे ही फसल की खरीद जो है वो होती रहेगी। लेकिन अगर विकल्प अच्छा मिलता है तो किसान अपनी फसल को कहीं और भी बेच सकता है, निजी जो लोग होंगे, निजी जो खरीदार होंगे उनको भी बेच सकता है। तो ऐसे में आपत्ति क्या है? जी बिल्कुल, देखो आपत्ति किसानों को विश्वास नहीं हो रहा। जो बीजेपी के तमाम जो मंत्री, चाहे वो केंद्र के हों चाहे वो राज्य के हों, उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहे किसानों को ये लगता है कि जो कृषि कानून है ये उनके हित में नहीं है। और एमएसपी की जो गारंटी की बात कर रही है सरकार या कहीं बीजेपी, उनको ये कहीं ना कहीं ये लगता है, इस बात का उनको आभास है कि ये कुछ समय बाद एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, धीरे धीरे एमएसपी को बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा, मंडियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन हालांकि सरकार इस बात पे अड़िग है और विश्वास दिला रही है, लिखित में भी देने को तैयार है कि हम एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, किसानों को हर हाल में एमएसपी मिलेगा। फिलहाल भी एमएसपी पे फसल खरीदी जाती है और जो पड़ोसी राज्य है उनसे अच्छे मूल्यों पर हरियाणा के किसानों की फसल खरीदी जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस बीजेपी का कम विरोध कर रही है, यहाँ पर जेजेपी का ज्यादा विरोध नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के लिए तो किसान कुछ नहीं है, लेकिन जेजेपी किसानों को मूर्ख समझ रही। जी बिल्कुल, देखिए जेजेपी पे स्वाभाविक है कि वो हमलावर विपक्ष होगा, क्योंकि जेजेपी के बलबूते पे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल पा रही है और 10 विधायक हैं जेजेपी के पास और उनको सपोर्ट के नाते ही बीजेपी जो है वो सत्ता में है। तो और जो जेजेपी जो सत्ता में आई थी वो किसानों के बलबूते पर, क्योंकि किसानी ही प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। हरियाणा जो है ग्रामीण इलाके, वहां पर कृषि का कार्य ही ज्यादा किया जाता, तो इन्हीं के बलबूते जेजेपी प्रदेश में 10 विधायक जीत के आए थे और उन्होंने तुरंत आते ही जब जरूरत पड़ी बीजेपी को तो उनको सपोर्ट कर दिया। तो स्वाभाविक है विपक्ष के जो निशाने पर जेजेपी ज्यादा रहेगी।
जी अभिषेक, इसके अलावा अगर बात की जाए जेजेपी की, तो क्योंकि जो बीजेपी का जो समर्थन करने वाली पार्टियां वो भी अब धीरे धीरे बीजेपी से अलग हो रही हैं। और इसके अलावा अगर निर्दलीय विधायकों की बात की जाए, जो चरखी दादरी से विधायक हैं वो भी किसानों का समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद जो जेजेपी के कई विधायक ऐसे हैं जो किसानों का समर्थन इस आंदोलन में करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में जेजेपी पर कुछ दबाव ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, सोमवीर सांगवान है जो निर्दलीय विधायक हैं दादरी से, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा, चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और किसानों का समर्थन किया, क्योंकि वो खाप के नेता भी हैं। उन्होंने कहा मैं पहले किसान हूं और खाप का नेता हूं, उसके बाद मैं एमएलए हूं या फिर मैं चेयरमैन हूं, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और कई उन्हीं के साथ साथ कई और निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने किसानों का सपोर्ट किया, और इसी उन्हीं के कदम से कदम ताल मिलाते हुए जेजेपी के जो कई विधायक हैं उन्होंने किसानों का समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन किसानों का समर्थन देने का ऐलान करने के बाद जो सवाल किया डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम ने कहा सभी 90 के 90 जो विधायक है वो किसान है, और जो हरियाणा है वो कृषि प्रदेश देश है, तो सभी किसान है, तो किसानों का समर्थन करना चाहिए। और मैं किसानों का मैं भी समर्थन करता हूं, इसीलिए मैं एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और एमएसपी अगर खत्म होती है तो मैं अपने पद से मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो जो कहें कि दबाव की बात है, दबाव जरूर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इस्तीफे की नहीं बात हो रही है। अगर इस्तीफे की कोई विधायक, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे वो जेजेपी से जुड़ा है, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा है, अगर कहे कि मैं इस्तीफा देता हूं, तब कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा दबाव की बात आती है। लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का ये साफ तौर पर यह कहना है कि सभी अपने पद त्याग करके किसानों का समर्थन करें, अगर वाकई आपको किसानों का समर्थन करना है तो। ऐसे में अगर बात की जाए हरियाणा में, तो जो सभी विधायकों की बात करें, चरखी दादरी से विधायक हैं जो उन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं लिया। नहीं, ये मैं दुरुस्त करूं, उन्होंने सरकार से समर्थन भी अपना वापस लिया है, और चेयरमैनशिप का जो पद है वो भी उन्होंने छोड़ा है जी। लेकिन 2-4 जो विधायक हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव जरूर सरकार पे पड़ता है। लेकिन 40 विधायक जो हैं वो बीजेपी के अपने हैं, 10 विधायकों का उनको समर्थन जेजेपी की ओर से है, और कुछ और भी निर्दलीय विधायक है जिनका समर्थन अभी भी बीजेपी के पास है। तो 46 विधायक चाहिए हरियाणा में सरकार चलाने के लिए, तो उनके पास अभी बहुमत से कहीं ज्यादा विधायक है, तो दबाव बनाया जरूर जा रहा है, किसानों की हित की लड़ाई की बात जरूर की जा रही है। लेकिन इसमें भी एक राजनीतिक जो पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ समर्थन वापस की बात करी जा रही है, किसानों को समर्थन देने की बात की जा रही है, लेकिन इस्तीफे की जो बात है वो कहीं भी नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए अब सियासत में भी उबाल आना शुरू हो गया है, और लगातार इस मामले पर सियासत की जाती रही है पंजाब में, लेकिन हरियाणा में भी सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर एमएसपी पर आंच आई तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे और सरकार से अलग हो जाएंगे। अब इस पर जो कांग्रेस नेता है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि पहले किसानों के साथ विश्वासघात किया गया और अब गुमराह करने की कोशिश डिप्टी सीएम कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है, और जिसकी जांच चल रही है। ईडी को प्रताप सरनाइक ने जांच में सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया है, जिसके चलते उन्हें दोबारा समन नहीं किया गया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने सरनाइक से करीब 6 घंटे की पूछताछ की, जिसके बाद जब सरनाइक ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि टॉप से सिक्योरिटी में हुए घोटाले की वजह से ईडी ने 2 बार उन्हें बुलाया, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से वो जांच में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने यह भी बताया कि ईडी ने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल के अलावा बिजनेस सहित परिवार के बारे में भी पूछताछ की है। जवाब से ईडी संतुष्ट है या नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईडी ने दोबारा उन्हें नहीं बुलाया। शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक को ईडी ने जांच के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन पर जो आरोप है उनके बारे में पूछताछ की गई, लंबी पूछताछ की गई, जिसके बाद प्रताप सरनाइक ने जांच में सहयोग करने का आश्वासन ईडी को दिया। और ईडी ने जो बातचीत हुई है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी कि वो संतुष्ट हैं प्रताप सरनाइक के जवाबों से या फिर नहीं, लेकिन उन्हें दोबारा जांच के लिए, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। हालांकि जांच अभी जारी है और प्रताप सरनाइक पर शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। जांच मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की चल रही है, लेकिन अभी फिर से उन्हें पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जांच में सहयोग करने का आश्वासन प्रताप सरनाइक ने दिया है।
प्रताप सरनाइक से लंबी पूछताछ ईडी ने की। इससे पहले भी उनको समन किया गया था, लेकिन प्रताप सरनाइक जांच में सहयोग करने के लिए नहीं पहुंचे थे, पूछताछ में सहयोग करने के लिए नहीं पहुंचे थे। उन्होंने इस बारे में ये कहा है कि किन्हीं कारणों की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अब पहुंचा। तो लंबी पूछताछ हुई, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई, राजनीति के बारे में भी बातचीत हुई और फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी बातचीत हुई, और इसके अलावा परिवार से संबंधित भी कुछ सवाल ईडी ने पूछे हैं जिनका जवाब दिया गया है। अब जवाबों से ईडी संतुष्ट है या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईडी की तरफ से दोबारा उन्हें नहीं बुलाया गया है। हालांकि जांच अभी इस मामले में जारी है और ईडी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। इस पूरे मामले पर सियासत भी देखने को मिली थी, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और उसी को देखते हुए इसके अलावा महाराष्ट्र में कोविड की समस्या और सरकार गिराने की समस्या भी देखने को एक बार सामने आई, जब वार पलटवार किया गया शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच। तो इसी बीच प्रताप सरनाइक, जो कि शिवसेना के एक बड़े नेता हैं, उनको ईडी की तरफ से समन किया जाता है, उस पर भी सियासत हुई। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? प्रताप सरनाइक को दोबारा क्या अभी तक नहीं बुलाया गया? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत हुई और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए शिवसेना की तरफ से, लेकिन इस पूरे मामले में जब ईडी ने उन्हें समन किया प्रताप सरनाइक को, तो वो ईडी के समन का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे और वहां पर पूछताछ में शामिल हुए। लंबी पूछताछ चली, 6 घंटे तक अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी पूछताछ की गई। इसके अलावा व्यापार से संबंधित भी पूछताछ की गई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है और इस मामले में पूछताछ काफ़ी लंबी चली। परिवार के बारे में भी पूछताछ ईडी की तरफ से की गई। इस बारे में खुद जानकारी जो है वो प्रताप सरनाइक ने दी बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए, जब पूछताछ के बाद वो बाहर आए। सत्यप्रकाश सोनी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? देखिए, आज 12 दिसंबर है। आज के दिन पूरे देश में जो है एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी का जो है जन्मदिन मनाया जाता है। इस बार जो है विशेष तौर पे मनाया जा रहा है, क्योंकि क्या है, कोरोना काल है मुंबई में और लगातार जो है एहतियातन जो है वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका बर्थडे मनाया जाएगा। जी, लेकिन सत्यप्रकाश, जो प्रताप सरनाइक को जो ईडी ने बुलाया था, लंबी पूछताछ वहां पर उनके साथ हुई थी और इसके बाद अभी तक जिस तरीके से उनको कोई समन दोबारा से नहीं दिया गया है, इस पूरे मामले में जांच जो है वो कहां तक पहुंची है? ईडी की तरफ से क्या कोई जानकारी? देखिए, प्रताप सरनाइक को जिस तरह से टॉप सिक्योरिटी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार समन किया जा रहा था, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने बार बार एक क्वारंटीन होने का हवाला दिया था, 14 दिन का वक्त भी मांगा था। उसके बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश जारी किया था, उसके बाद जो है ईडी दफ्तर में वो हाजिर हुए थे। उसके बाद तमाम जानकारियां ईडी को दिए थे। जी, इस पूरे मामले में जानकारी से जी, इस पूरे मामले में क्या ईडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? क्या वो जो जवाब प्रताप सरनाइक ने दिए, क्या उनसे संतुष्ट है ईडी? देखिए, प्रताप सरनाइक ने खुद कहा है कि जो भी ईडी सवाल किए हैं उसका मैंने सही जवाब दे दिया है। ईडी पूरे मामले में संतुष्ट है या नहीं, इस बात की उन्हें जानकारी है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है, दोबारा ईडी ने उनको समन नहीं किया, इसका मतलब ईडी उनको सवालों से संतुष्ट है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी जब भी पूछताछ के लिए हमें बुलाएगी, हम तुरंत 2 घंटे में वहां हाजिर हो जाएंगे। जी, लेकिन इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से अभी तक क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? कोई अधिकारी जो है मुंबई में बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक कहता है कि जब भी जरूरत लगेगी हम बुला लेंगे और आगे की जरूरत के हिसाब से जो है हम समन भी करेंगे। अगर इस तरीके की कार्रवाई ईडी या सीबीआई करती है, तो ये आरोप केंद्र सरकार पर लगातार लगते हुए देखने को मिले हैं। इस पूरे मामले को लेकर के भी सियासत जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिली है। सत्यप्रकाश, देखिए, केंद्र सरकार जब राज्य सरकार के किसी एमएलए को इस तरह से जो है पूछताछ के लिए बुलाते थे, जाहिर तौर पे सवालिया निशान जरूर उठते हैं। यही वजह है कि जिस तरह से ईडी ने जो है प्रताप सरनाइक को जो है 175 करोड़ मामले में जो है उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, ऐसे में तमाम सवाल जरूर उठ रहे थे कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं बदले की भावना से या दबाव बनाने की कोशिश के तहत जो है
प्रताप सरनाईक को बुला रही है, जांच के लिए बुला रही है। हालांकि न सिर्फ प्रताप सरनाईक की बल्कि टॉप सिक्योरिटी से जुड़े तमाम लोगों को भी उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जी। तो ऐसे में ईडी ये जानना चाहती है कि 175 करोड़ का जो मनी लैंडिंग का घोटाला हुआ है वो कितना सही है। जी, लेकिन सत्यप्रकाश, इस पूरे मामले में प्रताप सरनाईक को यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है या फिर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अब प्रताप सरनाईक के जाहिर तौर पर राहत मिल ही गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये कह दिया है कि प्रताप सरनाईक को गिरफ्तार न किया जाए और उनके ऊपर दबाव बनाकर कोई सवाल न किया। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं बड़ी सहूलियत उनको मिली है। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि ईडी के सामने हम हाजिर हो जाएंगे, जब भी जरूरत लगेगी उनका सहयोग भी करेंगे। लेकिन प्रताप सरनाईक ने इस पूरी कार्रवाई के बारे में क्या केंद्र सरकार पर कोई निशाना साधा है? नहीं, उन्होंने एक कहा कि देखिए, ये जांच का विषय है। अगर ईडी को लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। इस खुलासे में वो खुद शामिल है। जी, इस खुलासे के बारे में ईडी की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं कि कब तक इस पूरे मामले में कोई खुलासा हो सकता है। नहीं, देखिए, हितेंद्र, जिस तरह से ईडी ने टॉप सिक्योरिटी के जो है पूर्व निदेशक और उसके अलावा जो है प्रताप सरनाईक के करीबी अमित चंदेलों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस गिरफ्तारी के दौरान अभी ईडी के पास 175 करोड़ मनी लैंडिंग के मामले में पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। यही वजह कि ईडी और तफ्तीश कर रही है कि और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल है। उसके बाद जब खुलासा हो पाएगा तो ईडी जो है बखूबी मीडिया के सामने पेश करेगी। जी, सत्यप्रकाश ने तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।